दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी और ये जो वीडियो है इसमें हम किरकेगार्ड की फ़िलोसफी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ़िलोसफी का और लाइफ में भी इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, इससे पहले मैं एक पार्ट इसका बना चुका हूँ, उसको देख लें, और दो एग्जिस्टेंशियलिज्म पे दो वीडियोस में बना चुका हूँ, उन्हें देख लें, क्योंकि वो ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। पहले आप उनको देखोगे तभी ये पूरी तरह से अच्छे से आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी किया करो वीडियोस को, अपने रिव्यूज़ दिया करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं तो अच्छे कमेंट करो, अगर बेकार लग रही हैं तो बेकार करो, लेकिन रिव्यू दिया करो। और हाँ, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उसमें दो लिंक पड़ी होंगी, एक टेलीग्राम ग्रुप की, एक फेसबुक ग्रुप की। तो टेलीग्राम और फेसबुक दोनों ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें, उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ये है कि ये थीस्ट थे, भगवान को मानते थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सेल्फ या सोल को, आत्मा को भी मानते थे। मॉडर्न जो ह्यूमन है उसके साथ इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, जैसे बोर्डम, एंजाइटी या चिंता करना, या फिर निराशा, डिस्पेयर। ये इन्होंने बताई कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय हैं, जो मॉडर्न जो ह्यूमन है उसकी डे टू डे लाइफ में। अब इन्होंने क्या बताया था पहली वीडियो में मैंने, कि जो ट्रू सेल्फ है, जो सेल्फ है या आत्मा है, या आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति की जो आत्मा है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, इवॉल्व होती है लोअर लेवल टू हायर लेवल की तरफ। और इवॉल्व होने के लिए मैंने इसमें बताया था आपको कि फेथ जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो इवॉल्व होने की ही ये तीन स्टेजेस हैं। ये जो तीन स्टेजेस हैं ये किसकी हैं? सेल्फ के इवॉल्व होने की। इस चीज़ को आप याद रखना कि ये जो स्टेजेस मैं जीवन की बता रहा हूँ वो जो सेल्फ है या सोल है उसके इवॉल्व होने की स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज इन्होंने बताई है वो बताई है एस्थेटिक स्टेज। एस्थेटिक स्टेज को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संवेगात्मक स्थिति। ठीक है, एस्थेटिक स्टेज या संवेगात्मक स्थिति। सेकंड जो स्टेज इन्होंने बताई है वो बताई है एथिकल या मोरल स्टेज। इसको नैतिक स्टेज बोल सकते हैं हिंदी में। और थर्ड जो स्टेज बताई है वो बताई है दोस्तों इन्होंने रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस या धार्मिक स्टेज। अब इनको समझते हैं एक एक करके कि ये स्टेजों में इन्होंने क्या बताया है कि कैसे सेल्फ ग्रो होती है। दूसरी, एक तो ये हो गई कि ये सेल्फ ग्रो होने की स्टेजेस हैं। दूसरी बात याद रखो कि ये जो स्टेजेस हैं किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसी क्रोनोलॉजी में आएंगी। ये हो सकता है कि साइमल्टेनियसली ये चीज़ें चल रही हों। है क्या, ये एक मेंटल स्टेट वाली तो बात आती है यहाँ पर, तो ये साइमल्टेनियस भी हो सकते हैं ये प्रोसेस। एस्थेटिक जो स्टेज है, इस स्टेज में जो ह्यूमन है वो कैसा होता है? सेल्फ सेंटर्ड होता है। ह्यूमन होता है सेल्फ सेंटर्ड। और उसके लिए जो आप ये मान के चलिए कि सीधे सीधे सरल शब्दों में आदमी एक अपनी अच्छी एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाहता है। अब मेटेरियलिस्टिक लाइफ फुल ऑफ सेंसुअल प्लेजर, जो प्लेजर से आनंद की, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुभूति हो, ऐसी लाइफ आदमी जीने की कोशिश करता है। इसी स्टेज को इन्होंने बोला है एस्थेटिक स्टेज। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? प्लेजर। ठीक है, होता क्या है लेकिन कि इस लाइफ से धीरे धीरे आदमी बोर होने लगता है। बोर क्यों होता है कि यार वही मोनोटोनस चीज़ें हैं, मोनोटोनस लाइफ है, वही चीज़ें डेली का वही रूटीन रिपीट होकर आ रहा है। आज आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन उसी चीज़ को बार बार कर लोगे तो उसमें से भी इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस स्टेज में कि यहाँ पर जो प्लेजर है ये कैसा है? ये मोमेंट्री है, ये बहुत जल्दी
ख़त्म हो जाता है। और इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है? बोर्डम। ठीक है, ये हो गई इसकी पहली स्टेज। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि जो किरकेगार्ड है, मैंने बताया था आपको पहले ही बेसिक्स वाली वीडियो में कि ये जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर हैं, ये गारंटी नहीं लेते कि हम आपकी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताते हैं कि उनसे कैसे डील किया जाए। तो बोर्डम की स्थिति से उभरने के लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि यार ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, लेकिन वो कोई कहते हैं ना कि खास काम की चीज़ पेपर के हिसाब से नहीं है। वो आपको एक भी याद नहीं रखोगे, कोई उसका मतलब नहीं है, लेकिन ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको समझिए। और इनसे ट्रांजिशन आखिर क्यों हो रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? ये प्रॉब्लम उभर कर आती है बोर्डम की। अब ये कहते हैं कि यार आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, किसी भी व्यक्ति के साथ बोर्डम हो क्यों रहा है? तो किरकेगार्ड कहते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है सेल्फ और अदर की। क्या प्रॉब्लम है ये समझ जाते हैं इस स्टेज में। हर व्यक्ति धीरे 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 उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं हर चीज़ से बोर हो जा रहा हूँ, मोमेंट्री, ये सारी क्यों हो रही हैं? बिकॉज आई एम सेल्फ सेंटर्ड हूँ मैं, और केवल अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो इसीलिए व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है? यहाँ से अदर की तरफ मूव कर जाता है। मतलब जो हमारे एक्शंस होंगे, अभी तक सेल्फ सेंटर्ड एक्शंस थे, लेकिन अभी जो एक्शन क्या होने लग जाएंगे? अदर सेंटर्ड हो जाएंगे, दूसरे लोगों का, या एक तरह से आप कह सकते हो कि सोसाइटी को जिससे अच्छा फ़ायदा मिले, दूसरों की मदद करना, दूसरों की केयर करना, है ना, अपने घर वालों की, सोसाइटी की, किसी की भी ले लीजिए, लेकिन अपने से अलग। तो ये कौन सी स्टेज आ जाएगी दोस्तों? सेकंड स्टेज आ जाएगी, जिसको कि क्या बोला जाएगा? एथिकल या मोरल स्टेज। तो आशा करता हूँ पहली स्टेज आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड स्टेज देखते हैं। तो जो मोरल या एथिकल स्टेज है, इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि जो सेंसुअल प्लेजर, जो इंद्रियों का जो कहते हैं ना कि जो आनंद वाली जो बात, अनुभूति की जो बात है, वो केवल यही है, वो यहाँ भी है और यहाँ से ज़्यादा है, देखेंगे कैसे आगे। लेकिन यहाँ पर जो प्लेजर मिल रहा है, यहाँ पर जो प्लेजर की बात हो रही है, ये सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है। यहाँ पर क्या है? डेराइविंग प्लेजर फ्रॉम बाय हेल्पिंग अदर्स, बाय हेल्पिंग अदर्स। दूसरों के लिए कुछ हेल्प करने से, कुछ काम करने से, दूसरों की केयर करने से, दूसरों से प्यार करने से यहाँ पर इनको प्लेजर मिल रहा है। और मैंने क्यों कहा था आपको कि ये जो प्लेजर है ये इससे ज़्यादा हायर है? इसमें एक एग्जांपल से आप समझिए। जैसे मैरिज, जो शादी होती है, शादी को इसी स्टेज में सेकंड में रखा जाता है। उसमें क्या है कि आपने वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, शादी के लिए भी कुछ एक्साइटमेंट होंगे, कुछ सेंसुअल प्लेजर इमीडिएट इफेक्ट वाले होंगे कि यार शादी हो रही है, आदमी खुश हो जाएगा, या जो भी है एक स्टिमुलस आएगा अंदर, एक नई चीज़ हो रही है, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे इस स्टेज में ख़त्म हो जा रहा था, यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आएंगी जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालेंगी। जैसे आपके जो भी आपका पार्टनर हैं, ठीक है, वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ, उनके लिए एक केयरिंग की भावना, लव की भावना, वो थोड़ी लंबी समय तक चलती है। और उसमें जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, उससे प्लेजर मिलने लग जाता है, तो वो मोमेंट्री नहीं होता, वो लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है, ये स्टेज है मोरल या एथिकल स्टेज, नैतिक स्टेज जिसको बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगी? दिक्कत होगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि क्या ये जो स्टेजेस हैं ये क्या है क्या? मैंने तो पहले ही बताया था कि सेल्फ को इवॉल्व करने वाली स्टेज है। लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ का जो इवॉल्व हो रही है ना, सेल्फ लोअर से हायर लेवल की तरफ, वो एक तरह से रुक जाएगी। रुक क्यों जाएगी? सेल्फ को इवॉल्व होने के लिए किरकेगार्ड क्या कहते हैं, कंडीशन होती है कि यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से चिंतन वाली बात कि अपनी जो सेल्फ है उसको एक्सप्लोर करने वाली बात है कि वो होना चाहिए। लेकिन सेल्फ एक्सप्लोरेशन में एथिकल या मोरल स्टेज जो सेकंड स्टेज है, इसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्यों आ रही है? क्योंकि
यहाँ पर हम बंधे हुए हैं किस चीज़ से, कुछ रूल्स से, कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। कौन से? सोसाइटी के। सोसाइटी के कुछ ऐसे रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं जो कि हमें क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से रोकते हैं। तो इसमें व्यक्ति धीरे धीरे ये समझ जाता है कि यार सेल्फ एक्सप्लोरेशन में समस्या आ रही है। एक दूसरी चीज़ और होती है, वो क्या है कि एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स। जब आदमी यहाँ से यहाँ आएगा तो लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है, दूसरों के लिए काम करना, मतलब दूसरों के हित को सोचते हुए काम करना। धीरे धीरे क्या होता है कि जो एथिकल, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आते हैं कि लगता है कि यार ये अभी तो एथिकल लग रहा है ये काम, हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए एथिकल है, लेकिन जब ये काम किया जाएगा तो इससे 10 लोगों पे इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा। तो ये तो बड़ी दुविधा वाली स्टेज हो जाएगी। एक ये भी बात होती है कि आज ये जो एथिकल डिसीजन है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये इसके जो रिजल्ट्स हों वो बहुत ही नेगेटिव हों। तो यहाँ पे एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें आदमी का दिमाग, आप ये समझो कि थोड़ा सा सोचने को मजबूर हो जाता है कि यार ये एथिकल और मोरल जो बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या जो डिसीजन हम ले रहे हैं ये आगे तक काम करेगा या फ्यूचर में भी ये सही सिद्ध होगा? ये क्या रहा कि एक प्रॉब्लम निकल कर आई और इसी से क्या हो जाएगा, एंजाइटी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी, डिस्पेयर वाली जो बात आ रही थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड स्टेज को थर्ड स्टेज में जो जाने के लिए मजबूर होने का जो रीज़न है वो क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड स्टेज को। जो रिलीजियस स्टेज है, थर्ड स्टेज, उसमें क्या है कि एथिकल और मोरल नॉर्म्स से भी ज़्यादा वैल्यू। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जो प्लेजर है उसका रोल यहाँ पर भी है सेकंड स्टेज में, फर्स्ट के साथ में, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप अनएथिकल हो जाओगे, लेकिन कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी दो चीज़ों में, किसमें, रिलीजियस या एथिकल कोई चीज़ आ गई दोनों में, और दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, तो यहाँ पे आप प्रेफर किसको करोगे? इस स्टेज में प्रेफर करोगे आप रिलीजियस को। एथिकल को आप क्या कर दोगे, एक तरह से डिनाई कर दोगे। ठीक है, ये जो दोस्तों स्टेज है ये थर्ड स्टेज है। इसमें आप एक एग्जांपल से समझिए कि कैसे एथिकल को एक तरह से डिनाई कर देंगे। तो ये कहते हैं, पहले तो अच्छा वो समझो, जो किरकेगार्ड हैं वो कहते हैं कि ट्रू क्रिश्चियन कौन होगा। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोगों की ये भी समस्या है कमेंट में, वो कहते हैं कि सर जो आप हर चीज़ पे कह देते हो कि पिछले वाली वीडियो में बताया था, पिछले वाली वीडियो में, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो। और मुझे सजेशन सही भी लगा, तो कुछ में हो सकता है थोड़े पिछली वीडियो में हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो जो पिछली में मैंने बताया था कि जो रिलीजियस स्टेट वाली बात आती है या गॉड की बात आती है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो ट्रू क्रिश्चियन है, ट्रू क्रिश्चियन कौन होगा अकॉर्डिंग टू किरकेगार्ड? ट्रू क्रिश्चियन वो नहीं है जो चर्च के डूज एंड डोंट्स को फॉलो कर रहा है या केवल उसके प्रिंसिपल्स को जान रहा है या उसकी नॉलेज रख रहा है। अगर केवल इतना कोई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू क्रिश्चियन हो। इनके अकॉर्डिंग ट्रू क्रिश्चियन होने का या ऑथेंटिक बीइंग, जो ट्रू क्रिश्चियन है उसी को ऑथेंटिक बीइंग या ऑथेंटिक लाइफ बोला है इन्होंने, उसको होने का जो इनका क्राइटेरिया है वो क्या है? एक इंडिविजुअल जैसे मैं या आप कोई भी हो गए और गॉड, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन बताता है कि हमारा जो हम ट्रू सेल्फ है, ऑथेंटिक बीइंग है या नहीं। ये कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है? ये इंटेंसिवली पर्सनल रिलेशन है। कैसा है? बहुत ही पर्सनल है। हमारे डायरेक्ट खुद का रिलेशन है, उसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। पूरी तरह से फ्रीडम और चॉइस का विषय है ये। और ये जो रिलेशन है ये किस पर बेस्ड है? टोटल फेथ पर बेस्ड है। ठीक है, निरपेक्ष आस्था का विषय है ये। एब्सोल्यूट फेथ कह सकते हो आप। तो एब्सोल्यूट फेथ पर डिपेंडेंट है ये रिलेशन। इसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं दोस्तों? ऑथेंटिक बीइंग। तो थर्ड स्टेज जब आती है तो थर्ड स्टेज में ये यही कहते हैं कि जब इस स्टेज पर आप पहुंचोगे
तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हुई वो थोड़ी सी कम होंगी। कैसे? जैसे उसी एग्जाम्पल को ले लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि इसमें जो हमने डिसीजन लिया एथिकल, हो सकता है कि वो फ्यूचर में कैसा हो, एथिकल ना हो, फ्यूचर में वो नैतिक ना रहे। कीर्केगार्ड क्या कहते हैं कि जब आप रिलीजियस स्टेट में हो जिंदगी की, तो आप किसके बेसिस पर डिसीजन लोगे? टोटल फेथ इन गॉड। यहाँ पर टोटल फेथ का क्या मतलब है भाई? सीधी बात है, गॉड की जो क्वालिटीज़ हैं कि भाई गॉड जैसे भी हैं, जो क्वालिटीज़ बताई जाती हैं कि इनफाइनाइटली गुड हैं और ये हैं, ओमनीसेंट हैं, सब कुछ है, तो ये क्या कहेंगे कि गॉड में आपको फेथ है, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि गॉड कुछ भी, जो फेथ के बेसिस पर अगर आप डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन आगे जाकर गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो कि हम ही को तो नहीं पता है कि फ्यूचर में डिसीजन का क्या होगा, लेकिन गॉड तो ओमनीसेंट है, वो सब जानते हैं, उनको तो पता है कि ये जो डिसीजन है इसका फ्यूचर में क्या रोल रहने वाला है। तो यहाँ पर बस ये यही कहते हैं कि यार जो भी डिसीजन होना चाहिए हमारा, टोटल फेथ होना चाहिए गॉड में, तो पूरी तरह से आस्था होनी चाहिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एक एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, इन्होंने ही जो दिया है वो वाला, कि आपने एक स्टोरी कुछ लोगों ने सुन रखी होगी, कुछ लोग अभी देख लीजिए कि कैसे ये कहते हैं कि एथिक्स को छोड़कर आप सीधे किस पर ध्यान दोगे? फेथ पे। तो इन्होंने एक बात कही है, उसे देखो, इस सेंटेंस को याद भी रखना कि टीलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ एथिकल। टीलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ एथिकल, टीलियोलॉजी का मतलब होता है किसी न किसी कारण के हिसाब से या किसी किसी रीजन से सस्पेंड कर देना। सस्पेंशन ऑफ एथिकल, जो एथिकल डिसीजन है उसको आप सस्पेंड कर दे रहे हो इन प्लेस ऑफ रिलीजियस डिसीजन। तो रिलीजन के हिसाब से आप डिसीजन लोगे, टीलियोलॉजिकल सस्पेंशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये एग्जाम्पल याद रखना, उसको लिख भी देना। अब्राहम, ठीक है, ये स्टोरी है कि अब्राहम जो थे उनकी एज हो गई थी लगभग 80 ईयर्स, और उनको वो क्या थे? चाइल्डलेस थे, कोई भी चाइल्ड नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। गॉड से इन्होंने कोशिश की, विश करी, मांगा, मन्नतें की कि भाई हमको क्या हो जाए, एक चाइल्ड हो जाए, तो इनको सन हुआ। सन का क्या नाम था? इसाक, ठीक है, इसाक या आइजैक जो बोलो आप, मैं तो किताब में इसाक ही प्रोनाउंस सही समझा इसको। तो ये सन था। अब इसको क्या हुआ था कि गॉड ने सेक्रीफाइस करने वाली बात कही थी, एक तरह से जो कहते हैं कि इनकी मतलब बलि चढ़ा देना, या मान के चलो कि अब्राहम जो हैं उनको अपने ही बेटे को किल करने की बोला था गॉड ने। और अब्राहम ने क्या किया था? अब ऐसे समय पे आप देखो क्या डिसीजन होना चाहिए अब्राहम का, अगर एथिकल तरीके से सोचा जाए तो क्या अपने बच्चे को मारना या किसी को भी मारना, किल करना, मर्डर करना, क्या ये एथिकल है? नहीं, ये डिसीजन बिल्कुल भी मारना एथिकल नहीं है। लेकिन फिर भी अब्राहम ने क्या किया? मारने का डिसीजन ले लिया कि ठीक है भाई, मैं गॉड की बात को फॉलो करते हुए इसको, अपने जो सन है इसको किल कर दूंगा। यहाँ पर अभी थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, वो आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि गॉड को ओबे कर रहे हैं, ये कि गॉड को ओबे करना फेथ नहीं कहलाएगा। ये जरूर ध्यान रखना कि अगर ये अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गए, किस लिए? कि यार मुझे गॉड को मानना है, गॉड ने कहा है तो वो तो मैं करूँगा, अगर आप इस वजह से उसको किल कर रहे हो तो ये फेथ वाली बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। फेथ वाली बात कब आती है? जो अब्राहम है उनको फेथ है गॉड में कि वो मेरे बच्चे को मरने नहीं देंगे। जब वो ये सोचकर मारने के लिए तैयार हो गए हैं तो कहेंगे कि हाँ, ये फेथ के बेसिस पर अपने बच्चे को किल करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन्होंने ये डिसीजन कैसा था? अनएथिकल था, लेकिन फिर भी ये तैयार हो गए। तो इन्होंने क्या कर दिया? किसी कारणवश सस्पेंड कर दिया
एथिकल डिसीजन को, ये जो डिसीजन लेना था ये सस्पेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ये डिसीजन मैं नहीं लूँगा, मैं फेथ के बेसिस पे, टोटल फेथ के बेसिस पे डिसीजन लूँगा। इसी को बोला गया टेलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ एथिकल। टेलियोलॉजिकल क्यों बोला गया? क्योंकि उनको पूरा जो फेथ है, टोटल फेथ है कि यार गॉड जो है मेरे बच्चे को मरने नहीं देंगे। तो ये स्टेजेस थी, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है उन्हें ज़रूर कर लें टेलीग्राम वगैरह की को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।